नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ होंगे और हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कंठपाल अपने अपने घरों से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज तक का जैसा कि लक्ष्य रहा है, हमेशा सटीक खबर, सही खबर और सबसे पहले सबसे तेज खबर आप तक पहुंचाना, चाहे परिस्थिति या स्थितियां जैसी भी रही हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको लॉकडाउन से जुड़ी खबर, तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे और लॉकडाउन कहां पर ढील दी जाने वाली है, कहां पर ढील नहीं मिलेगी, तमाम तरह की खबर, कोरोना से रिलेटेड तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। नेहा, क्या बता रहे हैं और हम? श्वेता, ये बेहद जरूरी है अब जानना कि 20 अप्रैल को ये जो लॉकडाउन में कुछ तरह की रियायतें दी जाने की बात थी, उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है। उन्होंने कहा कि रियायत देना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि नित नए हॉटस्पॉट सामने आ रहे हैं और जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया भी कि नोएडा सेक्टर 15A अब नया हॉटस्पॉट बन गया है, जो कि वीआईपी इलाका माना जाता है, एनसीआर का इलाका है। ऐसे में वहां पर नया हॉटस्पॉट मिलना जाहिर तौर पर चिंता पैदा करता है और यही चिंता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मन में भी है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक 1900 संक्रमित हैं दिल्ली में और 42 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसे हालात में अगर लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाती है तो किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, कहां कहां पर रियायत दी जाएगी, ये तमाम चीजें, ये तमाम बारीकियों पर नजर रख पाना अभी उनके लिए मुमकिन नहीं लग रहा है। तो जिस तरह से नेहा और श्वेता आप दोनों ने जिक्र किया कि क्या हालात हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हालात बेहद चिंताजनक है और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। देखिए, हम सभी को इंतजार था 20 तारीख का कि 20 तारीख के बाद क्या कोई राहत मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि सख्ती बरकरार रहेगी। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो 700 प्लस टेस्ट किए गए, उनमें से 186 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये वो लोग थे जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए चिंता और बढ़ जाती है कि देखिए 24 घंटे में जो 736 लोगों के सैंपल्स लिए गए, उनमें से 186 मामले पॉजिटिव रहे, यानी 25% का ये आंकड़ा ऐसा रहा जिसमें केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यहां पर यह है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे, यानी जो नॉर्मल दिख रहे हैं, हमारे और आपकी तरह आपस में बात कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनके अंदर भी कोरोना पॉजिटिव जो है केस पाया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता इस वक्त देश की राजधानी के लिए और इसीलिए सख्ती में ढील नहीं दी जाएगी। सुनिए, आज जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या अहम बातें बताई। क्या है, कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए, सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में आए, तो सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसका भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई। और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। और अरविंद केजरीवाल ने आपको हम बता दें कि एक और खास बात कही, वो ये कि दिल्ली में नए मामले उन्हीं जगहों से सामने आ रहे हैं जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने जहांगीरपुरी के मामले को उदाहरण के तौर पर लिया और कहा कि गली के 26 लोग पॉजिटिव निकले। ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं और अलग अलग मकान में होने के बावजूद ये लोग मिलजुल रहे थे। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया, जहांगीरपुरी की एक गली
उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये हम सबने सुना, और ये दिल्ली के लिए बेहद चिंताजनक हालात हैं। इस वक्त हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ढील अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो 700 प्लस टेस्ट किए गए उसमें 186 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और अगर ऐसे हालात रहते हैं तो अस्पतालों की कमी हो जाएगी, वेंटिलेटर्स की कमी हो जाएगी, बेड्स की कमी हो जाएगी, और दिल्ली वासियों को ये समझना होगा किस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं जब आपकी बात हो रही है सरकार के सूत्रों से और जो प्रशासन से जुड़े लोग हैं जो इस समस्या से डील कर रहे हैं अभी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आज सुबह मुझे ये कहा कि हम कम्युनिटी स्प्रेड में नहीं है, लेकिन लोकल स्प्रेड की तस्वीर है। लोकल स्प्रेड का सीधा सीधा उदाहरण है कि लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। नतीजा एक छोटे से कस्बे में, इलाके में रहने वाले 26 लोगों का परिवार 8 घरों में अलग अलग रहता था, उल्लंघन किया और सारे के सारे पॉजिटिव निकले हैं। उससे ज्यादा चिंताजनक 186 लोगों का जिनके अंदर लक्षण नहीं है लेकिन उनके अंदर सिम्टम है। साथ में फील्ड पर कई सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इस समय हालात दरअसल चिंताजनक हैं, और इसीलिए जहां दूसरी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि स्टैगर्ड मैनर में किसी तरह से राहत दी जाए, यहां नहीं दी जाएगी। इस बीच जो तैयारियां हैं उस पर भी एक नजर डाल लें। लगभग 42,000 टेस्टिंग किट मिली है दिल्ली सरकार को, जिसका आज ट्रायल हुआ है एलएनजेपी अस्पताल में। कल सुबह 8 बजे से दिल्ली के 76 हॉटस्पॉट, आज की तारीख में वो 76 हैं, हो सकता है शाम को वो संख्या बढ़ जाए, उन 76 हॉटस्पॉट पर कल से रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। रैपिड टेस्टिंग क्या है? जिन जिन इलाकों में संक्रमण था, पॉजिटिव पाए गए, वहां गली में हर किसी का टेस्ट होगा। उसके बाहर के इलाकों में रैंडम टेस्टिंग होगी, और ये चेक किया जाएगा कि आखिर कितने तरह के लोगों में संक्रमण का खतरा है, क्योंकि जितने भी विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करना है, और साथ ही जितनी ज्यादा सरकार टेस्टिंग करेगी, संक्रमित मरीजों की संख्या पता चलेगी, और उसके बाद ही आकलन लगाया जा सकेगा। शायद ये भी संभावना हो सकती है कि अभी तो आशुतोष हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से 76 अभी हॉटस्पॉट की संख्या है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शाम तक ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, और इस बात के मद्देनजर भी हम इस बात को ज्यादा पुरजोर तरीके से कहेंगे, क्योंकि एनसीआर में नोएडा जो सबसे अहम इलाका माना जाता है कई लिहाज से, वहां का अगर सेक्टर 15A जो कि अब हॉटस्पॉट बन गया है, उसको अगर देखें, यहां पर कई सारे बंगले हैं, कई सारे ऐसे मकान हैं जो कि काफी डिस्टेंस पर होते हैं, इसके बावजूद ये हॉटस्पॉट बन गया है, यानी कि यहां पर जो संक्रमितों की संख्या है वो पाई गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ वही इलाके इस वक्त हॉटस्पॉट नहीं बन रहे हैं जहां पर लोग क्लोजली रहते हैं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे, वहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे इलाकों में भी संक्रमण फैल रहा है जहां पर डिस्टेंस पर बंगले हैं, और 15A इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जो अब सामने आया है, जो अब एक नया हॉटस्पॉट बन गया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना को लॉकडाउन करने की जंग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं नए हॉटस्पॉट, सील हो रहे इलाके, बेकाबू हो रहा कोरोना। कोरोना का मामला अब राजधानी के पॉश इलाकों में भी दस्तक दे रहा है। जगह ओबेरॉय अपार्टमेंट, सिविल लाइंस, दिल्ली। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से महज 1 किलोमीटर दूर है यह अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। यहाँ करीब 90 से ज्यादा फ्लैट हैं, जिसमें रहने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया है। यहाँ एक फ्लैट में महिला लॉकडाउन से पहले अमेरिका से लौटी थी। अब उसके परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की रैपिड टेस्टिंग होगी। दिल्ली में कोविड की पूरी संख्या जो है, मरीजों की संख्या वो 1893 है। 2 सबसे बड़े क्लस्टर, जिसमें एक जहांगीरपुरी और दूसरा सिविल लाइंस का ये ओबेरॉय अपार्टमेंट। 8 लोग एक साथ यहाँ पर कोरोना से ग्रसित पाए गए। सी ब्लॉक, जहांगीरपुरी, दिल्ली। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31। कोरोना की लड़ाई में दिल्ली को बड़ा धक्का पहुंचा जहांगीरपुरी से।
यहाँ के सी ब्लॉक में एक महिला की मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। महिला की रिपोर्ट 7 अप्रैल को आई थी और एक दिन पहले उसे दफनाया जा चुका था। रिपोर्ट आने के बाद मोहल्ले के 60 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन पर रखा गया था। अब 60 लोगों में से 31 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सेक्टर 15A नोएडा, कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1। नोएडा के वीवीआईपी सेक्टर 15A में कोरोना की घुसपैठ होने से हड़कंप मच गया। यहां कोरोना का पहला केस मिलने के साथ ही सेक्टर को सील कर दिया गया है। इस सेक्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद महेश शर्मा का भी घर है। गौतम बुद्ध नगर के पॉश एरिया सेक्टर 15A को सील कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस के पहरा है और साथ साथ पूरी सोसाइटी को, पूरे सेक्टर को सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार बेहद गंभीर है। आगरा से चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी को तत्काल प्रभाव से नोएडा बुलाकर नोएडा में एसीएमओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोएडा में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक 95 कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुका है और इसी को लेकर के पुलिस और प्रशासन दोनों पूरी तरह मुस्तैद है। आप देख सकते हैं नोएडा में घुसने वाली एक एक गाड़ी को यहाँ पुलिस चेक कर रही है। नोएडा में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ बेहद सख्त हो गया है। हर जगह पुलिस चेकिंग कर रही है और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राजेंद्र स्वामी के साथ प्रशस्ति शांडिल और पुनीत शर्मा, नोएडा आज तक। और अब बात कर लेते हैं देश की आर्थिक राजधानी की, यानी कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मुंबई की अगर हम बात करें, तो यहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को आए हैं और अभी भी यहां पर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 20 अप्रैल से ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग धंधों को हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन देखना होगा कि ये जो है, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किसमें छूट है और किसमें नहीं है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग हैं, इन्हें छूट है, और जिसमें नहीं है वो भी दिखा रहे हैं लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि आप फ्रीली ऐसे आ जा नहीं सकेंगे। थोड़ी छूट जरूर है लेकिन आप फ्रीली आ जा नहीं सकेंगे। तो कुछ रियायतें जरूर, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी यही है और वहीं पर कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। नेहा। बिल्कुल, और विद्या हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं। विद्या, सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले यहीं पर हैं, संक्रमितों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद ऐसा फैसला लिया गया है कि यहाँ पर कुछ रियायतें दी जाएंगी, ऑरेंज जोन में, रेड जोन में बांटा जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाएगी, इस बात पर कौन नजर रखेगा, कैसे नजर रखेगा? क्योंकि केजरीवाल तो चिंता जता चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो लॉकडाउन पे कोई भी रियायतें नहीं दे रहे। उद्धव ठाकरे किस बात पर भरोसा करके ऐसा कर रहे हैं? जी देखिए, आंकड़े साफ बताते हैं। इसी वजह से ये जो जोन्स में बांटने का मतलब ही यही था। दरअसल मुंबई जैसे शहर जहां पर कि आंकड़े बहुत ज्यादा बेकाबू हैं, उनको, उन एरियाज को, जैसे कि मुंबई को, पुणे को, इन इलाकों को रेड जोन में डाला गया है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में जहां पर भी एक भी कोरोना वायरस के केसेस नहीं है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि जो आंकड़े हैं वो बढ़े थे लेकिन अब घट रहे हैं। तो इन जगहों पर जहां पर कि आंकड़े कंट्रोल में है या फिर नहीं है, उन इलाकों में इंडस्ट्रीज को शुरू करने की बात कही गई थी और वहां पे इंडस्ट्री शुरू है। लेकिन बशर्ते एक दो तीन चीजें हैं जो ख्याल रखना पड़ेगा, जिनका, जैसे कि जो इंडस्ट्री शुरू हो रही है उनको अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना पड़ेगा, खाना पीना, सेहत, सब ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम करना पड़ेगा। इस तरह से तकनीकी जो बातें हैं उस पर भी नजर करके ही ये इंडस्ट्रीज को शुरू करने की बात कही गई है। दरअसल आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है ऐसे समय में जब पूरा लॉकडाउन है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ये आर्थिक नुकसान कम हो। और अगर आप देखें तो ज्यादातर ये जो काम हो रहा है ये एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि ऐसी चीजें जो रोजमर्रा के समय में लोगों को जरूरत होती है, और ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे बंद नहीं किया जा सकता, ऐसे ही इंडस्ट्रीज को शुरू करने की, उसमें वहां काम करने की बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है कि इस तरह से जो जहां पर की ये इंडस्ट्री शुरू की गई है, खासतौर से जो ग्रीन जोन है जहां पर की कोई केसेस नहीं है,
या फिर ऑरेंज जोन जहां पर कि मामले थे लेकिन अब कम हो रहे हैं, वहां पर मेंटेन इस तरह से किया जाएगा कि वहां पर इस तरह अब इंडस्ट्री शुरू होने के बाद नुकसान ना हो, केसेस बढ़े नहीं, आंकड़े बढ़े नहीं। ठीक है विद्या, आप बने रहे हमारे साथ। मीनाक्षी लौटते हमारे विद्या साथ आपके जुड़ी है। पास, मीनाक्षी, और आप जब दिखाएंगी इंडस्ट्रीज कि का उद्धव जिक्र कर रही थी यहाँ आखिरकार पर, क्या बहुत बोला है। जरूरी ये भी समझना है तो आइए आपको ये सुनाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मजदूर जो हैं, खासतौर पर हमने देखा था मुंबई की सड़कों पर किस तरह की स्थिति बनी थी, तो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए क्या व्यवस्था आगे हो सकती है, कैसे उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस पर बयान। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएगी। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये आपने सुना कि मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि आपको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन अभी हो। विद्या, यहां पर बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री खुद आगे आकर जो आश्वासन दे रहे हैं उसका असर या वो लोगों को आश्वस्त करने में काफी है जो इस वक्त मजबूरी में वहां जी रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे कोशिश अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए गए हैं। जो लोग जिन लोगों को जैसे कि घर में लॉकडाउन की वजह से परेशान है, घर में बैठने की वजह से, तो उन्हें उनके लिए भी, ताकि एक जो आप कह लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा है कि आदमी काम पे नहीं जा रहा, रोजमर्रा जैसे जिंदगी जी रही थी इतने सालों से वो नहीं जी पा रहा है, उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि जो बाहर से आए मजदूर हैं उनको दरअसल जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ऑरेंज, ग्रीन, रेड जोन्स के अलग अलग, भले ही मुंबई जैसे शहर में जहां पर कि काफी कुछ हैं मजदूर जो अभी तक फंसे हुए हैं, उनको भी काम देने की कोशिश की जा रही है। सड़कों का निर्माण जो अब तक पूरी तरीके से रुका हुआ था, बारिश के लिए जरूर तैयार करना है, वैसी सड़कें अब तैयार होने के लिए काम शुरू हो गया है। तो अलग अलग तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मजदूरों को काम देने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें खाना, पानी और एक एश्योरेंस जो है वो देने की कोशिश की। हेल्पलाइन नंबर्स बीएमसी के काफी दिनों से चल रहे हैं, वही 2 और नंबर्स आज शुरू किए गए हैं जिसपे लोग फोन करके अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा महाराष्ट्र में अब 20 तारीख के बाद से कुछ ढील, कुछ रियायत देने की बात कही जा रही है। बात करेंगे अब हम राजस्थान की। तो दिल्ली में तो बिल्कुल भी रियायत नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, लेकिन राजस्थान में भी 20 तारीख के बाद यानी कि 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढील दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था और अपने फैसले में उन्होंने किसी भी तरह की कोई बदलाव की बात नहीं की है, ये भी उन्होंने कहा था। अब देखना होगा क्योंकि यहाँ पे जयपुर में तो केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन एकाएक जोधपुर में कई केसेस सामने आ गए हैं कोरोना के, इससे हड़कंप में बच गया है। नेहा। बिल्कुल, और श्वेता, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ शरद कुमार जुड़ गए हैं। शरद हमें जानकारी देंगे कि किस तरह से ये जो रियायत करने का फैसला किया गया है, दरअसल इसे स्ट्रेटेजिकली यानी कि किस तरह से इसकी रणनीति तैयार की गई है, ये देखना बेहद अहम होगा यहाँ पर शरद, क्योंकि दिल्ली में तो 186 लोग ऐसे थे जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं पाया गया, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव थे, क्योंकि लगातार जब टेस्ट बढ़ाए जाते हैं तभी संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती है। ऐसे में अगर राजस्थान में जो आंकड़े आ रहे हैं वो दरअसल एक्चुअल हैं या फिर अगर टेस्ट बढ़ते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, ऐसे में कहां तक ये फैसला सही है? देखिए, आबादी के हिसाब से देखें तो राजस्थान टेस्ट में नंबर 1 है। 47,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, मात्र 7 करोड़ की आबादी है। लेकिन हाँ, नंबर बेहद जो आबादी के हिसाब से देखें अगर नंबर तो 1431 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो बेहद चिंता की बात है। देखिए, कोरोना को कोई धर्म नहीं होता, न हिंदू है न मुसलमान है, लेकिन एक सच्चाई है कि राजस्थान के जो मुस्लिम इलाके हैं सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। रामगंज में करीब 500 के आसपास केसेज आ गए हैं। इसी तरह भरतपुर जैसा छोटा इलाका जहाँ कसाईबाड़ा है वहाँ 100 मामले आ गए। टोंक में कसाईबाड़ा में 100 मामले आ गए। तो ये जो जोधपुर में नागौरी गेट है रामगंज जैसा, वहां करीब 200 मामले आ गए। तो इस तरह के जो
मुस्लिम इलाके हैं वहां से जो मामले आ रहे हैं सरकार के लिए चिंता की बात है। और जिस तरह के भरतपुर में आज मामले आए हैं 100 से ऊपर हो गए, वहां ये सरकार ने कहा है कि जो लोग क्वारंटाइन में थे वो मान नहीं रहे हैं, फोर्स लगाने के बावजूद वो घरों के अंदर एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां बड़ी संख्या में मामले बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इसको दूसरे ढंग से डील करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। धर्म गुरुओं को, राजनेताओं को ये समझाने बुझाने का कोई काम करना होगा, क्योंकि एक अविश्वास का माहौल है उसमें। पता नहीं क्यों मुस्लिम लोग जो हैं वो क्वारंटाइन को मान नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में मामले बेकाबू होते जा रहे हैं। दूसरी बात है, जहां तक छूट देने की, नेहा अशोक गहलोत ने छूट देना शुरू कर दिया। अशोक गहलोत का कहना है कि जैसे कि आज उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सरकार से हमारी बात हो गई है, कोटा के बाकी राज्यों के छात्र भी हम भेजेंगे। जैसे कि ईंट भट्टों पे काम करना शुरू किया मजदूरों ने, मंडियां खोल दी। मंडियों का हमने कल दौरा किया था, हालांकि वहां मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मजदूर ज्यादातर बिहार लौट चुके हैं। FCI के गोडाउन खुल गए हैं। ट्रेनें, नरेंद्र मोदी सरकार ने अनाज और गेहूं और चावल की ट्रेनें भेजनी शुरू कर दी है। जिससे फैक्ट्रियां थी, उन्होंने कहा फैक्ट्रियों के आप कोरोना से संबंधित माल बना सकते हैं, तो डिजाइनिंग फैक्ट्रियां थी या कपड़े वाली फैक्ट्रियां थी, वो मास्क और शील्ड बनाने लगी हैं। कृषि संबंधित दुकानें खुल गई हैं। तो एक तरह से यहाँ तो लॉकडाउन में छूट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बहुत सारे इलाके बड़ा सिरदर्द हैं। जी बिल्कुल शरद, और देखिए जिन तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, 20 तारीख यानी कल के दिन का सभी को इंतजार था, तो यहाँ पर गहलोत सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन की बात कही है, लेकिन फिर भी ये चिंताजनक है अगर लॉकडाउन को लोग सीरियसली गंभीरता के साथ फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया शरद आपका। हालात ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनकी गलतियां दूसरों की जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे लोगों को समझाएं तो कैसे? किस टाइम आएंगे, टाइम कोई निश्चित नहीं रहेगा। अगर दिखाई देगा मिल गए तो हम उनको इतनी पिटाई करेंगे कि फिर वो जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी भरेंगे, और जुर्माना इतना भरेंगे कि घर द्वार सब बिक जाएगा। कानपुर की सड़कों पर लाउड स्पीकर से पुलिस का ये ऐलान यूं ही नहीं था। इस मुनादी के एक एक लफ्ज पर पुलिस कितनी संजीदा थी, चंद मिनटों बाद ही सड़कों पर इसका सबूत दिख गया। लॉकडाउन जैसी गंभीर और विकट स्थिति भी कुछ लोगों के लिए मजाक बन गई है। खासकर कानपुर पुलिस इस बात से हैरान थी कि लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं हैं। कोई पार्क में टहल रहा है, कोई सड़कों पर मटर गश्ती कर रहा है, तो कोई सन्नाटे के माहौल में टिकटॉक वीडियो बना रहा है। लिहाजा पुलिस को वो सूरत अख्तियार करनी ही पड़ी जो उसकी सबसे बड़ी पहचान है। लॉकडाउन में मौज मस्ती के मिजाज में घूम रहे लोगों पर पुलिस वालों की फौज अचानक टूट पड़ी तो सड़कों पर अफरा तफरी का आलम हो गया। अब ये देखिए, इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि जब घरों से निकलना मना है तो रात के वक्त सार्वजनिक पार्क में डेरा जमाने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसी लापरवाही का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन को मजाक समझने वाले सिर्फ कानपुर में नहीं हैं। राजधानी दिल्ली में एक स्कूटी पर 4 लड़के खाली सड़कों पर एडवेंचर के लिए निकले थे, लेकिन ये चाहत महंगी पड़ गई। पुलिस ने उन्हीं सड़कों पर इन्हें मेंढक वाली कलाबाजी करवा दी। बिहार के सिवान में साइकिल लेकर सड़कों पर निकली कुछ लड़कियों को नियमों का पाठ पढ़ना ही पड़ा। रास्ते में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने इन्हें उठक बैठक करवा दी। झारखंड के जामताड़ा में तो सड़कों पर ऐसी भीड़ जुटने लगी जैसे कोरोना इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पुलिस एक्शन में आई तो भाई लोगों ने मान लिया कि वो समाज के दुश्मन है और सुधरने वाले नहीं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद में पुलिस ने 17 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। अब तक की गई जांच में कई रोहिंग्या के जमात कनेक्शन की बात सामने आई है। मार्च में कई रोहिंग्या ने निजामुद्दीन मरकज के जमात में हिस्सा लिया था। 4 रोहिंग्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब हैदराबाद में अवैध तरीके से बसे 5000 रोहिंग्या की धरपकड़ पुलिस ने तेज कर दी है। निजामुद्दीन के मरकज से जमातियों के जरिए निकला कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान को मुसीबत में डाल रहा है। अब तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में 17 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। ये सभी बर्मा के रहने वाले हैं और काफी समय से हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे।
जांच में पता चला है कि पकड़े गए 17 रोहिंग्या में 2 जम्मू कश्मीर, 4 हरियाणा के मेवात और 11 हैदराबाद के बालापुर में अवैध तरीके से छुप कर रह रहे थे। इनमें कई रोहिंग्या ऐसे हैं जिन्होंने निजामुद्दीन के मरकज के जमात में हिस्सा लिया था। इनमें 4 रोहिंग्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हैदराबाद प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। हैदराबाद में इनसे कोरोना का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि शहर में रोहिंग्या ने अपनी अवैध बस्तियां ऐसे इलाकों में बसा ली हैं जहां काफी घनी आबादी है। मैं यहाँ पर करीब 7-8 साल से देख रहा हूँ बर्मा वालों को। जब से आए हम भी खुद भी इनकी बहुत मदद करें, लेकिन आज इनका ये हाल हो गया कि ये हमारे ही लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारी जो माँ बहनें बैठी हुई है इनको कुछ लेने नहीं दे रहे हैं। इस वक्त जो भी आकर यहाँ पर खैरात कर रहा, जो कुछ राशन बांट रहा है या खाना बांट रहा, वो इनको लेने नहीं दे रहे। वो लोग जुल्म कर रहे हैं, ये औरतों पर मार रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने पॉजिटिव पाए गए 4 रोहिंग्या को क्वारंटीन कर दिया है, जबकि 13 को आइसोलेशन में रखा गया है। अब तेलंगाना पुलिस की नजर हैदराबाद में अवैध तरीके से रह रहे 5000 रोहिंग्या पर है। स्थानीय निवासी भी इनसे परेशान हैं और इनकी जांच की मांग कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लॉकडाउन में कल से कई राज्य राहत देने का फैसला किया है इन लोगों ने, लेकिन इन सबके बीच गृह मंत्रालय से आदेश आया है कि जो मजदूर जहां है वहीं रहें। ऐसे में कोई मजदूर काम के लिए दूर नहीं जा सकेगा, ये साफ कह दिया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ और कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से? देखिए, गृह मंत्रालय ने ये साफ किया है कि जो मजदूर जहां पर जिस राज्य में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन पार्ट 1 लागू किया गया तो उस दौरान अलग अलग जगहों पर मूवमेंट करके कई राज्यों में मजदूर चले गए थे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया है, जिसमें जो SOP बनाई गई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि जो राज्य जिस जगह पर हैं मजदूर, जिन राज्यों में, उन राज्यों की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी और उनको सबको ये कहा गया है राज्यों को कि गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं उनके हिसाब से उसमें लागू कराया जाना चाहिए, क्योंकि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था और इस बीच में वो अलग अलग जगहों पर मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो मजदूर मौजूद हैं उनको वहीं पर काम दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर बसों में भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये साफ कर दिया गया है कि उनको अभी किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निर्देश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि 3 मई तक ये लॉकडाउन पार्ट 2 जो है वो लागू किया गया है और इसमें 3 मई तक किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। तो 20 तारीख से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कुछ छूट दी जाएगी, तो उसमें ये कहा गया कि मनरेगा से जुड़े हुए जो काम हैं उन कामों में थोड़ी छूट दी जाएगी। और जो SOP गृह मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि जिन राज्यों में जो लोग हैं जिनको जिस तरीके का काम आता है उनके स्किल का टेस्ट करते हुए वो राज्य उनको वहीं पर काम दे, और जिस रिलीफ कैंप में रह रहे हैं अगर वहां से कहीं थोड़ी दूर पर उनको ले जाना है तो बसों में अगर ले जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की गाइडलाइन आपके पास इस वक्त बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी सरकार ने कहा है कि कुछ उद्योगों को खोला जा सकता है लेकिन सशर्त, और इसके लिए फाइन प्रिंट तैयार करने की जरूरत है। जिला प्रशासन को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि कौन से वो उद्योग हो सकते हैं जिन्हें खोला जा सकता है कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ, और ये कहते हुए कि हाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जब आप अपना ये उद्योग खोलते हैं। लेकिन ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से प्रशासन इसे अमली जामा पहनाता है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होगी किस उद्योग को इस दायरे में लाया जाए, किसको छोड़ा जाए, और जब छोड़ा जाए तो इन शर्तों के साथ कि आप जब ये अपना उद्योग खोलते हैं तो आपको सभी शर्तों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और इस बीच हम बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मजदूरों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। वो पहले भी उठा चुकी हैं ये मुद्दा। प्रियंका गांधी ने बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि कोटा के छात्रों को आप लेकर के आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको, लेकिन मजदूरों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है?
मजदूरी करने के लिए ये लोग बड़े बड़े शहरों में गए, लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई, आगे चलते चलते राशन भी खत्म हो गया। अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कमरे में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। और हम इनको दोषी ठहरा नहीं सकते कि आप घर जाना चाहते हैं, हम और आप भी तो अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की है। तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं, इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याएं पहुँचा पाएँ। तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाए। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो प्रियंका गांधी यहाँ पर अपील ये कर रही हैं कि मजदूरों के लिए इंतजाम किए जाएं, लेकिन इस बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्रालय की तरफ से भी, क्योंकि लगातार 20 तारीख को लेकर ये कहा जा रहा था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि हालात देखे जाएंगे और ऐसा लगा कि बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स को, ई कॉमर्स से जो बिजनेस हो रहा है उसे गैर जरूरी सामानों के लिए ढील नहीं दी जाएगी। ये पूरी क्लैरिटी के साथ गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश ई कॉमर्स कंपनीज के लिए दे दिया गया है। अब आप ये समझिए यहां से कि यानी जो भी आप शॉपिंग को लेकर विचार कर रहे थे कि 20 तारीख के आगे से आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करेंगे, शॉपिंग करेंगे, वो अभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि गैर जरूरी सामान यानी जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है, जो जरूरी सामानों की कैटेगरी में जो चीजें नहीं आती हैं, उनकी शॉपिंग आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और अपने आप में ये इस वक्त बड़ी खबर इसलिए भी देखिए श्वेता, क्योंकि लगातार लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का कि 20 तारीख के बाद शायद कुछ राहत भरी खबर होगी, लेकिन लॉकडाउन की गंभीरता यहां से दिखाई दे रही है कि हालात अभी उस परिस्थिति में है जहां पर सभी को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, और इसीलिए गृह मंत्रालय भी इसमें कोई छूट नहीं देना चाहता। और वैसे नेहा और मीनाक्षी, हम लोग ऑफिस में भी शायद बात कर रहे थे कि बाहर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन शायद 20 तारीख के बाद कुछ छूट मिलेगी, तो कुछ चीजें थी तो हम भी ऑनलाइन मंगाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये हमें क्लियर हो गया कि हम नहीं मंगा सकते हैं। फिलहाल हमें इस तरह का कुछ भी ख्याल जो है वो त्याग देना पड़ेगा। खैर, ये जरूरी है इस वक्त जो परिस्थिति है उसे देखते हुए, तो उसके मद्देनजर इस बात का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर आपको हम बता दें कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारतीय सैन्य बल बहुत सावधानी बरत रहे हैं। इसके लिए कड़े प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है ताकि देश के जवानों में कोरोना संक्रमण ना फैले। ऐसे में हर जवान के सामने ये चैलेंज है कि उसे कोरोना से खुद को भी बचाना है और जरूरत पड़ने पर देश के लोगों को बचाने वाले ऑपरेशंस भी करने हैं। देखिए श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट। ये सीआरपीएफ की 122वीं बटालियन, जहां पर हम आपको पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि क्या हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं इस वायरस से लड़ाई में। ये देखिए, इस तरह के पोस्टर्स भी आपको यहां पर दिख जाएंगे, जहां पर हर 2 घंटे में आप अपने हाथ धोएं उसके बारे में बताया जा रहा है। पूरे जितने भी जवान यहां पर हैं ताकि सबको समझाया जा सके, बताया जा सके, क्योंकि गाड़ियां बाहर से आती हैं। जिस तरह से हमारी गाड़ी आई, आपने देखा कि वहां पर टनल के जरिए हमें गुजरना है, जहां पर सैनिटाइजर उससे पंखों के जरिए ये सारी चीजें जुगाड़ के जरिए निर्मित होती हैं, जिसमें अपनी ही सिर्फ ये मत समझिए कि बहादुरी रहती है, बल्कि वो बुद्धि भी है जिसका इस्तेमाल होता है। और इसीलिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राष्ट्र की सेवा में कोविड-19 को कैसे रोकें उसके बारे में सारी जानकारियां भी देता है। तो अगर एक तरफ आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जवान एक साथ रहते हैं तो कहीं एक को संक्रमण होने पे आगे कुछ अनिष्ट की आशंका न हो, तो हम आपको दिखाते हैं कि तैयारियां दरअसल किस पैमाने पर की जाती हैं। तो आमतौर पर यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। अब इन सुरक्षा कर्मियों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है पूरी बटालियन की, और इसीलिए कोई भी अगर यहां पर आता है तो कॉन्टैक्टलेस किस तरीके से वो आ सकता है अपने पहचान पत्र को दिखाकर। और यहां पर देखिए, तो यहीं पर एंट्री के ठीक बाद जो
क्वारंटाइन बेड्स हैं, जो वार्ड है उसे यहीं पर लगा दिया। जी मैम, हमारे पास मैम जैसे हम लोग को गाइडलाइन मिला अपने हायर अप से, तो हमारे 10 बेडेड हॉस्पिटल होता है हर यूनिट में। उसके साथ ही हम लोगों को 10 बेडेड क्वारंटाइन सेंटर बनाने का भी आदेश मिला। तो हम लोगों ने 10 बेडेड क्वारंटाइन सेंटर एज पर प्रोटोकॉल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO का प्रोटोकॉल है, हमने एस्टेब्लिश कर दिया है 10 बेडेड क्वारंटाइन वार्ड अपने सब कुछ आपने इंटरनली ही तैयार कर लिया है। जी जी, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सब महत्वपूर्ण होती हैं। अगर सभी जवानों के कपड़े साथ में धुल रहे हैं तो आप सोचिए कि इन्फेक्शन रोकने का तरीका क्या होगा। तो इसमें डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का खतरा ना हो। अब यहाँ देखिए, ये टेलर शॉप और कॉबलर शॉप, यानी कि जो वर्दियां होती हैं, जो जूते होते हैं, सबका काम एक बटालियन के भीतर होता है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल इस बटालियन में भी PPE किट्स बनाने के लिए किया जा रहा है। जान आपकी बचाते हैं डॉक्टर, लेकिन जान आपकी महफूज रहे बिना बीमार हुए भी वो करते हैं CRPF के जवान। और यहाँ पर हम अमूमन जब भी देखते हैं कि जो जवान होते हैं वो बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं बैरक्स में, और वो होता भी जरूरी है बॉन्डिंग के लिए। लेकिन अभी तो वो बॉन्डिंग नहीं, अभी तो आपको डिस्टेंसिंग चाहिए। तो कैसे कर रहे हैं मैनेज? मैम ऐसा है कि जैसे अभी हमारे नॉर्मली ड्यूटीज़ में अप एंड डाउन मूवमेंट लगी रहती है, तो मूवमेंट करके जैसे कि एंट्री पॉइंट से आते हैं वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है। और ये फर्स्ट उनका एंट्री पॉइंट रहता है, जिससे सेकंड एंट्री पॉइंट होता है हमारा एकोमोडेशन का। तो यहाँ पे हमने, जैसे आपने देखा होगा कि हमने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इनकी। जनरली मैम 30 से 35 लोग रहते थे, जिनको हमने अभी मिनिमाइज कर दिया है 15 से 20 में, और उनका डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है ज़्यादा। और सफाई कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं? सफाई के तौर पे मैम हमने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर भी हमने इनका हैंड वॉश के पॉइंट्स रखे हुए हैं। और वीकली जो हमारे हाउसकीपर्स रहते हैं उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे वीकली फ्यूमिगेशन होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ये तरीका आप कई जगहों पर देखते होंगे, लेकिन सैन्य बलों में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर साथ खाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन समय की मांग को देखते हुए कई बदलाव करने पड़ते हैं। क्या क्या बदलाव किया है सर, आपने बताया? मैम हमने सबसे पहले यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क किया हुआ है। एक बार में 30 जवान यहाँ पर लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं। और जवानों का हमने जो खाने का टाइमिंग है वो उनके वर्किंग हावर्स के हिसाब से किया है। कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ यहाँ पर वर्किंग वाला है। जब हाफ आवर के बाद में वो जब 30 जवान यहाँ से खाना खा के निकल जाते हैं, फिर से हमारी चेयर और टेबल को सैनिटाइज किया जाता है। उसके लिए हम 15 मिनट लेते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा क्यू यहाँ पर स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्या हुआ? ये स्टोर है मैम। जब हमारी सब्जी आती है तो हम उसको गेट के बाहर ही पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद में स्टोर रूम में लाते हैं। स्टोर रूम के इंचार्ज होते हैं यहाँ पर मैस कमांडर और मैस सिपाही। उसके अलावा इसके अंदर कोई एंट्री नहीं करता है। और यहाँ पर फाइनल खाना पक रहा है? यहाँ पर खाना पक रहा है। यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ पर सब्जी बनाने वाला कुक स्टाफ है। इस कुक स्टाफ को भी हम अलग अलग बैरक में रखते हैं। जो रोटी बनाने वाला स्टाफ है वो अलग बैरक में रहता है, और जो सब्जी बनाने वाला है वो कुक स्टाफ अलग बैरक में रहता है, ताकि हर जगह डिस्टेंसिंग रहे। ये नए दुश्मन से लड़ने के लिए किसी को कुछ पता भी नहीं, और उसके बीच आप लोगों ने अपनी सोच से ये सब कुछ बनाया। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। सोच, जैसे जैसे दुश्मन नए आते हैं, सोच नए नए तरीके निकाल लेती है उससे निपटने के लिए। 122वीं बटालियन ने यहाँ पर अपना पूरा इतिहास और पूरा सफर लगा रखा है कि किस तरीके से पहले गांधीनगर में रेज होने के बाद पंजाब, वहां से आगे बढ़ते हुए किस तरीके से जंगलों में भी लड़ाई लड़ी है। जंगलों में लड़ाई लड़ते हुए आगे ये पहुंचे श्रीनगर के बाद दिल्ली, जहां पर एक अदृश्य दुश्मन के साथ मुकाबला उस ड्यूटी का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात यह होती है कि हमारे सैन्य बलों में ये क्षमता कि अगर कोई जरूरत पड़े तो न सिर्फ दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाना है, बल्कि अपना संबल कुछ ऐसा रखना है कि किसी दूसरे से मदद न मांगनी पड़े। हर एक चीज यहीं पर यूनिट के भीतर उपलब्ध, और जवानों के लिए एक नया प्रोटोकॉल जिसका पालन हो रहा है, यानी देश भी सुरक्षित और हमारे जवान भी सुरक्षित। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो श्वेता सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। और नेहा देखिए, बहुत हद तक क्लियर है। बड़ी खबर अगर ये है कि 20 तारीख के बाद भी ई कॉमर्स कंपनीज को भी परमिशन नहीं होगी सामान बेचने की, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स और यूनियंस का भी यहाँ पर प्रेशर रहा होगा कि उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है, जबकि ई कॉमर्स के पास ये व्यवस्था है। तो एक बैलेंस बनाए रखना सरकार के लिए भी चुनौती थी। बिल्कुल मीनाक्षी, एक चुनौती, क्योंकि ये इसमें कई तरह की गाइडलाइंस की यहाँ पर कमी दिखाई देती है कि कहाँ पर इन वर्कर्स को रखा जाएगा। कई सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो जा चुके हैं या फिर जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें कहाँ रखा जाएगा। अगर वो फैक्ट्री वापस लौटते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल रखा जाएगा? श्वेता।
बिल्कुल नेहा, और इसी तरह से अभी हाल में जो पिज्जा डिलीवरी बॉय की खबर आई थी, इसमें से और ज्यादा लोगों की इसलिए चिंताएं भी बढ़ गई है कि ऐसे में अगर हम सामान मंगवाते भी हैं तो हम कितने सेफ हैं, जो लेकर के आ रहा है वो खुद भी कहीं कोरोना संक्रमित तो नहीं। कोरोना की क्रूरता ने सब कुछ बदल दिया है, जिंदगी के मायने भी, जिंदगी के बाद का संस्कार भी। कोरोना की मार ने अपनों से दूरी ऐसी बढ़ा दी है कि अंतिम विदाई तक का हक छीन लिया है। न आंसुओं की झड़ियां, न घाट पर अपनों से अंतिम विदाई और न ही परिजनों के हाथों से चुनी लकड़ियों की चिता। कोरोना की क्रूरता ने क्या क्या बदल दिया। जो लॉकडाउन की जरूरी बंदिशों के उल्लंघन को अपनी कामयाबी समझते हैं, यहां तो मौत के बाद भी लॉकडाउन का मर्यादाओं के साथ पालन किया जा रहा है। हमने बीच की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। घर पे सिर्फ 2 जने हैं, मेरी 2 मामियां हैं और हम 4 या 5 लोग यहाँ पे आए हैं, वो भी एम्बुलेंस में साथ ही बैठकर, बस इससे ज्यादा नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि 20 लोगों की परमिशन है तो हम 20 लोग तो इकट्ठे करके ले चलें। मेरे 4 मामा, 4 मामियां, उनके बच्चे सब बड़े हैं, वो सब भी नहीं आए हैं। किसी बॉडी में तो 2 या 3 लोग ही आते हैं, किसी में तो मैंने देखा 1 या 2 बंदे ही आते हैं, तो हमारे कर्मचारी उनको कंधा देते हैं। मृत्यु की संवेदनाओं से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों की जिंदगी का सवाल उससे भी बड़ा होता है। मृत्यु आखिरी सच है, इससे इनकार नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण से मृत्यु विधि की लेखनी का दुखद हिस्सा है। अंतिम संस्कार के समय वायरस से सतर्कता जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी। उसमें कंधा नहीं दिया जाता, उसमें जैसे एम्बुलेंस से जैसी बॉडी उतारते हैं तो वो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर बॉडी ली अंदर बॉडी लेके जाते हैं सीएनजी में, वहां से उसे उठा के प्लेटफार्म पर रख दिया जाता है, उसे कंधा नहीं दिया जाता उस बॉडी को। इसी निगमबोध घाट ने अंतिम संस्कारों के साथ हजारों लोगों की भीड़ और भीड़ के अपने अपने मातम को सुना है। अंतिम संस्कार के समय अपने अपने यहाँ की रीति रिवाजों की चर्चाओं को सुना है, लेकिन अब जो है वो यही है। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जो दुख होता है वो बांटने से कम होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक नियम है कि 20 लोगों से अधिक नहीं आएंगे तो उसका सख्ती से पालन भी हो रहा है। एक वक्त था जब यहाँ निगमबोध घाट पर लोगों का हमेशा एक हुजूम सा उमड़ा करता था, लेकिन आज जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव वाली जगह पर लोग इस सच को समझ रहे हैं। जरूरत है कि जो लोग जीवित हैं, अपने घरों में हैं, वो भी इस सच को अच्छी तरह समझें और उसका पालन करें। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।